हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अताउल्लाह, योर केमिस्ट्री टीचर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री। जी बेटा, आज हम सेकंड ईयर लेक्चर की सीरीज़ का थर्ड लेक्चर बेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। 7th चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड लेक्चर बेटा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से बेटा आपने इसको स्टडी करना है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब बेटा क्या है, यानी कि हमारे पास हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। मसलन हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री को बनाने के लिए सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आ रहे होते हैं, वो अब हमने सोर्सेज डिस्कस करने हैं। हमारे पास कितनी नायलॉन है, हमारे पास कितना फाइबर्स हैं, हमारे पास कितनी प्लास्टिक है, कितने पॉलीमर्स हैं, ये सारे के सारे बेटा हम बनाते हैं। ये सारे के सारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बेटा बनाए जाते हैं, जहाँ पर हम नायलॉन वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, रबड़ वगैरह या फाइबर वगैरह ये चीज़ें प्रिपेयर करते हैं ना, उस इंडस्ट्री को हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बेटा बोलते हैं। तो ये सारे के सारे बेटा कितनी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बेटा रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं, तो ये बेटा यही बेटा हमने देखना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हम हासिल कहाँ से कर रहे होते हैं और इतनी इंडस्ट्री बड़ी बड़ी चला रहे हैं। तो सोर्सेज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बेटा 3 सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करने के। पहला सोर्स होता है कोल, दूसरा सोर्सेज होता है पेट्रोलियम और तीसरा बेटा है नेचुरल गैस। 3 सोर्सेज हमारे पास हैं। अब 1 to 1 इनको बेटा डिस्कस करते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा आ कहाँ से रहे होते हैं, ये हमने देखना। 3 सोर्सेज है बेटा जिनसे हम सारी प्लास्टिक इंडस्ट्री के, सारी पॉलीमर इंडस्ट्री, फाइबर इंडस्ट्री के ये केमिकल्स हम निकाल रहे होते हैं। पहला सोर्स है कोल से हम ले रहे होते हैं, दूसरा पेट्रोलियम और तीसरा है नेचुरल गैस। इन 3 सोर्सेज से हम ये सारी की सारी चीज़ें बेटा निकाल रहे होते हैं। तो पहले आपने तीनों का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेना है बेटा। कोल क्या होती है, पेट्रोलियम क्या होती है, और बेटा हमारे पास कोल क्या होती है, पेट्रोलियम क्या होती है और नेचुरल गैस क्या होती है। बेटा समझ लेना है आपने, जब भी कोई जानदार मरता है ना, तो उसकी गलने सड़ने से बेटा उसकी बॉडी एक गाढ़े से लिक्विड में, थिक लिक्विड में चेंज हो जाती है। जब भी कोई जानदार गलता सड़ता है, उसके गलने सड़ने से क्या हो जाता है, उसकी बॉडी एक गाढ़े से लिक्विड में चेंज हो जाती है, थिक लिक्विड में बेटा चेंज हो जाती है। ये थिक लिक्विड में चेंज हो जाती है। अब थिक लिक्विड बेटा यहाँ पर मौजूद है। थिक लिक्विड के अंदर जो डेंस चीजें होती हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर रह जाते हैं, और जो गैसेज उसमें से उड़ती हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। अब किसी भी जानदार के गलने सड़ने से जो सॉलिड नीचे बचा बेटा, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स या कोल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स या कोल। जो लिक्विड नीचे बना उसको हम बेटा बोलते हैं पेट्रोलियम, उसको हम बोलते हैं बेटा पेट्रोलियम। और जो हमारे पास गैस बनती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल गैस बोल रहे होते हैं। तो इस चीज को आपने समझ लिया, ये तीनों के तीनों आपके कवर हो जाएंगे। जब भी कोई जानदार मरता है तो तीनों चीजें बेटा बनेंगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बेटा, नेचुरल गैस भी उससे बनेगी, नेचुरल गैस भी बनेगी, उससे पेट्रोलियम भी बनेगी, और तीसरे नंबर पर बेटा सेडिमेंट्री रॉक्स या उससे बेटा कोल बनेगा। तो कोल बेटा क्या होता है, रॉक होता है। हम कोल की डेफिनेशन करते हैं, तो कोल क्या बला है बेटा, कोल क्या है, कोल ग्रे ब्लैक, ग्रेश ब्लैक कंबस्टिबल, ये ग्रे ब्लैक कलर का बेटा होता है, और कंबस्टिबल जल भी सकता है। सेडिमेंट्री रॉक होता है, जानदारों के गलने सड़ने से जो पत्थर बनता है, रॉक बनती है, उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ग्रेश ब्लैक कंबस्टिबल सेडिमेंट्री रॉक विच आर फाउंड बाय द स्लो डीकंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्लो डीकंपोजिशन से बना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोल बोलते हैं। अब कोल बना कैसे बेटा, कोल की अब हम पूरी हिस्ट्री बेटा डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो ये है कि कोल के बना कैसे, इसके लिए हमारे पास कोई ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं है कि इस तरीके से बना होगा, इस तरीके से। हमारे पास सिर्फ बिलीव है बेटा, बिलीव बोलते हैं अकीदे को, यकीन है हमारे पास कि इस तरीके से बना हो सकता है। कल को कोई रिसर्च बेटा ऐसी भी आ सकती है जो कह सकती है कि ऐसे बना है। तो ये सिर्फ बिलीव आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बिलीव है बेटा 500 मिलियन ईयर बेटा गो, आज से 500 मिलियन साल पहले क्या थे बेटा, आज से 500 मिलियन साल पहले, आज से 500 मिलियन साल पहले बेटा क्या थे, जितने ये बेटा कोल बनने की लाजमी शर्त होती है वहां पर मॉइस्चर, नमी,
समंदर होना चाहिए। अगर समंदर नहीं होगा तो वहां पर बेटा मेजॉरिटी तौर पर कोल नहीं बन पाता का। तो कोल बनने की लाजमी शर्त है समंदर हो, यानी कि वहां पर पानी मौजूद हो। मसलन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टोटल बेटा 184 बिलियन टन कोल पाया जाता है और उसमें से 183 बिलियन टन बेटा सिंध थरपारकर के अंदर पाया जाता है। तो अब सिंध अगर हम देखें तो सिंध पे बेटा रिसर्च हो चुकी है, साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया हुआ कि सिंध किसी दौर में समंदर था। ठीक है, तो कोल बनने की लाजमी शर्त होती है कि वहां पर समंदर यानी कि पानी मौजूद हो। अब क्या होगा, ये बेटा मेरे पास है समंदर, समंदर का पानी है। अब समंदर के अंदर बेटा क्या मुख्तलिफ पौधे वगैरह है, वो पौधे गलते, वो पौधे गिरने के बाद यहाँ पर नीचे जमा होते गए। कुछ जानदार मरे और जानदार भी बेटा मरते मरते यहाँ पर वो नीचे जमा होते गए। अब जब वो नीचे जमा होंगे तो जमा होते हुए उनकी बॉडी इस गीली सरफेस की वजह से जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाएगी। ये दोबारा समझ ले बेटा, समंदर के अंदर बनती है, समंदर के अंदर जो पौधे थे वो गिरे और नीचे जमा होते गए, उनकी बॉडी नीचे आकर गली सड़ी नरम मिट्टी की वजह से वो नीचे जमीन में धंसते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे नीचे जमीन में धंसता जाएगा तो कोल नीचे की तरफ गहरा होता जाएगा, नीचे की तरफ चलता जाएगा, उसकी टाइप्स भी आगे बदलती जाएंगी। तो अब बेटा अपने गौर से जरा देखना है, हमारा यकीन है कि आज से 500 मिलियन साल पहले क्या हुआ था बेटा, वहां पर मौजूद जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो गलते सड़ते गए और नीचे पानी में नीचे की तरफ धंसते गए तो और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म और उन पौधों की बैक्टीरियल डीकंपोजिशन हुई। बैक्टीरियल डीकंपोजिशन से वो क्या बन गए, कोल बन गए हैं। ये हमारा बिलीव है रिमेन्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स, जो जानदारों की बची खुची बॉडीज थी वो क्या किसमें चेंज हुई हैं, उनकी बैक्टीरियल एंड केमिकल डीकंपोजिशन से 500 मिलियन सालों से बेटा कोल बना है। तो बनता कैसे बेटा, अब हम जरा इसको डिटेल से पूरा देखते हैं, ये अलग से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी बेटा। वुड, अब वुड यहाँ पर जैसे ही समंदर के अंदर पौधे वगैरह या दूसरे जानदार गले सड़े नीचे आ गए वुड, और वो सब जमीन में धंस रहे हैं। वुड के अंदर बेटा 40% कार्बन होती, बाकी मॉइस्चर वगैरह और बाकी चीजें मौजूद होती हैं। वुड के अंदर 40% कार्बन होती है। जैसे बेटा वुड गली सड़ी, बैक्टीरियल डीकंपोजिशन हुई, बीडी मैंने इसको लिख दिया, और सीडी से मुराद है बेटा केमिकल डीकंपोजिशन हुई, किसमें चेंज हो गया, पीट के अंदर चेंज हो गया। पीट इसको कच्चा कोयला उर्दू ज़बान के अंदर बोला जाता है, पीट में बेटा चेंज हो गया। पीट के अंदर बेटा क्या हो गया, उसके अंदर गलने सड़ने से कार्बन की मिकदार बढ़ गई, 60% अब उसमें कार्बन हो गया है। और ये जो पीट होता है ये लाइट ब्राउन कलर का बेटा कोयला होता है और इसको मेजॉरिटी तौर पर भट्टों के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि ये गंदी क्वालिटी का होता है और भट्टे के अंदर प्योर क्वालिटी का हम कोयला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्योर क्वालिटी के कोयले से ज्यादा हीट निकलती है, वो ईंट को खराब कर देती है। तो इस वजह से कच्चा कोयला भट्टों के अंदर यूज किया जाता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का कोयला यूज कर रहे हैं तो उसके साथ फिर भट्टे के अंदर तूड़ी वगैरह भी डालनी पड़ती है, ताकि उससे हीट वो क्या तूड़ी कम कर दे और वो ईंट को ना नुकसान पहुंचाए। तो अगर पीट है तो आप उसको वैसे ही यूज कर सकते हैं। 60% कार्बन होती है, लाइट ब्राउन कलर का होता है, उसको भट्टों के अंदर यूज किया जाता है। अब पीट क्या होती है, मजीद जमीन के अंदर धंसती जा रही है, मजीद जमीन के अंदर धंसती जा रही है और वो जमीन में क्या होगी, और नीचे चली गई है। नीचे जाने से अब उस पर और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगा तो अब वो लिग्नाइट के अंदर चेंज हो गई। लिग्नाइट क्या, इसमें कार्बन कंटेंट और बढ़ गया, 70% इसमें कार्बन होगी। अब ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का डार्क ब्राउन इसका कलर होता है और इसको लोग घरों में यूज करते हैं ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए। अब इस पर और ज्यादा बेटा हाई प्रेशर अप्लाई हुआ, यहाँ पर हाई प्रेशर से वो किसमें चेंज होगा, बिटुमिनस कोल में। इससे पहले भी एक सब बिटुमिनस कोल भी होता है, तो यहाँ पर उसने बिटुमिनस कोल ही एक्सप्लेन किया, तो बिटुमिनस कोल ही देखेंगे। बिटुमिनस कोल के अंदर बेटा चेंज हो गया। बिटुमिनस कोल में बेटा क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है और इसमें कार्बन कंटेंट और 10% बन के 80% इसमें कार्बन कंटेंट होते हैं। पाकिस्तान में मेजॉरिटी तौर पर बेटा जो कोल पाया जाता है वो बिटुमिनस कोल ही पाया जाता है, ये इतनी अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं होता गा। अगर हम क्या करेंगे, इस बिटुमिनस कोल पर और हाई प्रेशर अप्लाई होगा, तो यहां पर और हाई प्रेशर अप्लाई होगा तो ये बेटा किसमें चेंज हो जाएगा, एंथ्रासाइट में, जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, एंथ्रासाइट में चेंज हो जाता है। एंथ्रासाइट में बेटा क्या होता है, 90% कार्बन होती है, क्या होता है, लस्ट्रस ब्लैक इसका कलर होता है, ऐसा ब्लैक कलर होता है जिसके ऊपर चमक पड़ रही होती है, तो ये लस्ट्रस ब्लैक में चेंज होता है, जिसको हम एंथ्रासाइट, सबसे अच्छी क्वालिटी का ये कोल होता है। तो इसमें 90% कार्बन हो गई है। अब एंथ्रासाइट पर बेटा आगे हम क्या करें, और हाई प्रेशर अप्लाई करें तो ये और बेटा डीकंपोजिशन इसकी जारी रहती है और ये चेंज हो जाता है, डायमंड के अंदर चेंज हो जाता है। आपको डायमंड बेटा जहां भी मिलेगा हमेशा कोयले की काम से मिलता है और वो कोयले में ही बेटा, यहां से देखें ये कोल 500 मिलियन सालों में बना, तो डायमंड तो और ज्यादा टाइम के अंदर बन रहा होगा, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा,
डायमंड के अंदर उसमें 100% फिर कार्बन हो जाएगी। ये बेटा हमारे पास टोटल प्रोसेस था, हमारे पास कोयला बना कैसे, और जैसे ये बन रहा है वो जमीन के अंदर नीचे की तरफ मूव करता जा रहा है, जमीन में गहरा होता जा रहा है। ये हमारे पास बेटा कोल का टोटल स्केच था। अब हम बेटा देखेंगे हम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी कि हमने तो कोल से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालने, इस वजह से हम पढ़ रहे थे। अब हमारे पास कोल का पूरा स्केच पड़ गया, कोल हमने जमीन से निकाल लिया, सेडिमेंट्री रॉक है, बाहर निकालिए। अब हमने उसको गर्म करके उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स निकालने हैं जिससे वो कोल मिलकर बना हुआ है। इस प्रोसेस को, कोल को तोड़कर उससे डिफरेंट कंपाउंड निकालने का प्रोसेस कार्बोनाइजेशन कहलाता है। कार्बोनाइजेशन कहलाता है, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है। डिस्टिलेशन होती कई तरह की, मेजॉरिटी तौर पर हम आपकी सेकंड ईयर बुक्स में दो तरह की डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। अगले टॉपिक में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ेंगे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है, सॉलिड को उसके कंपोनेंट में तोड़ा जाता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लिक्विड को उसके कंपोनेंट में तोड़ा जाता है। डिस्टिलेशन जो लफ्ज है ना, सादा उर्दू जुबान में इसको बोलते हैं किसी चीज को उबालना, उबाल कर उसके पार्ट अलग करना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बेटा कहलाएगा। कोल है हमारे पास बेटा, ये कोल को मैंने हीट किया। जैसे ही मैंने कोल को हीट किया तो कोल की हीटिंग से बेटा क्या होगा, यहां पर मैं इसका स्केच बना रहा हूं। ये बेटा मेरे पास था कोल, ये कोल, इसको मैंने एक कंटेनर में ले लिया। ये बेटा मेरे पास है कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर बेटा मैंने ले लिया कोल। ये कोल लेने के बाद अब मैं क्या करूंगा बेटा, इस कोल को हीट करूंगा। जैसे ही इस कोल को हीट करूंगा तो आगे बेटा मैंने इसका कंटेनर का मुंह बंद किया हुआ है। यहां से बेटा क्या है, एक पाइप अलहदा निकल रहा है, और वो पाइप असल में ये सीधा इस तरीके से होता है। ये बेटा मैंने कोल लिया, कोल को हीट किया। जैसे ही कोल को हीट किया तो हीट करने से बेटा क्या होगा, इसमें से कुछ वेपर्स निकलेंगे, अलहदा हो जाएंगे। ये वेपर्स बेटा अलहदा हो गए यहाँ से, इसको मैं अलहदा यहाँ से कंडेंस करके फिर लिक्विफाई बेटा कर लूंगा। ये कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा समझ लेना है आपने। कोल को यहाँ पर लिया, 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने हीट करना, तो तीन चीजें बेटा बनेगी कोल को टूटने से। पहला बनेगा कोल गैस, कोल तार और कोक बनेगा। जी बेटा जैसे ही गर्म करूंगा तो ये इस कोल के अंदर जो गैसियस वेपर्स होंगे, जो बेटा हमारे पास लो वोलेटाइल, जो हमारे पास बेटा हाई वोलेटाइल कंपाउंड्स होंगे, मतलब छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2S है, इस तरीके की जो छोटी छोटी गैसेस हैं, जो गैसेस क्या होती हैं, ज्यादा वोलेटाइल होती हैं, यहां से निकलेंगी, बाहर आ जाएंगी। उसको मैं यहां पर बेटा अलग कंटेनर के अंदर कूल करके ठंडा कर लूं, कूल करके उसको क्या कर लूंगा बेटा, यहां इकट्ठा कर लूंगा। वो गैसेस निकली, गैसेस भी यहां पर आई, और वो गैसेस यहां पर आकर इकट्ठी हो गई। अब क्या है, इसके अंदर इस कोल को जब मैंने गर्म करा तो दूसरी चीज इसमें कुछ लिक्विड भी थे, वो लिक्विड भी गर्म करने से बेटा उबले और बॉयल होकर बेटा वो भी बाहर निकल गए, और वो लिक्विड यहां पर किस फॉर्म में आ गए, यहां पर वो लिक्विड बनकर नीचे इकट्ठे, उनको मैंने कूल कर लिया। यानी कि क्या किया, इसको मैंने गर्म किया, गैसियस वेपर्स भी बाहर निकल गए जिसको हम कोल गैस बोलेंगे, वो यहां पर आकर इकट्ठी हो गई, लिक्विड भी बॉयल होकर यहां निकल गया, और यहां पर मैंने कल उसको कूल कर लिया। ये जो गैस बन रही बेटा, इसको हम बोलते हैं क्या, कोल गैस बोलते हैं। ये होती है कोल गैस। और ये जो लिक्विड बन रहा है इसको हम बोलते हैं कोल तार। और ये जो पीछे इधर रेजिड्यू बच जाएगा बेटा, पीछे राखनुमा रेजिड्यू बच जाएगा, इसको हम बोलेंगे कोक। क्या बोलेंगे बेटा, इसको कोक। तो कोल को जब मैंने हीट अप किया 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया तो बेटा तीन चीजें बनी, कोल गैस बना, कोल तार, कोक। कोल तार में बेटा कौन कौन सी गैसेस होती हैं, मेजॉरिटी तौर पर इसमें हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं। कोल तार के अंदर 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक, मेजॉरिटी तौर पर उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और ज्यादातर उसमें बेटा होती है बेंजीन, टॉलीन होती है, नेफ्थालीन होती है, फिनोफ्थलीन, ये बेटा इस तरीके के इसमें यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और जो पीछे बेटा राख बच चुकी, इसको हम बोलते हैं कोक, और कोक को हम यूज करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ आयरन। जब मैं आपको छठा चैप्टर बेटा पढ़ाऊंगा तो वहां पर प्योरिफिकेशन ऑफ आयरन के लिए ये कोक हम यूज करेंगे। तो ये बेटा तीन चीजें बनी है, कार्बोनाइजेशन, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छे तरीके से बेटा आपने देखना है। जी बेटा अब हम देखेंगे, हमने कोल का इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया और उससे हमने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी निकाल लिए, जिस वजह से हम इसको पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे
देखेंगे पाकिस्तान के अंदर टोटल कोल रिजर्वायर कितने हैं, टोटल बेटा कोल कितना पाया जा रहा है। उसने बोला पाकिस्तान के अंदर टोटल 180 बिलियन टन कोल पाया जा रहा है और उसमें से 183 बिलियन टन कोल कहां पर, सिंध थरपारकर के अंदर पाया जा रहा है, और बाकी 1% कुछ पंजाब के अंदर, केपीके में भी है, और कश्मीर के अंदर भी बेटा कोल की कुछ कंसंट्रेशन मिकदारें पाई जाती है। और इसको ज्यादातर तौर पर बेटा सिंध में पाया जा रहा है, तो ये सारा कोल को बेटा कौन डील कर रहा होता है, सिंध कोल अथॉरिटी डील कर रही है। मेजोरिटी तौर पर यही सारे के सारे सिंध के कोल को 183 बिलियन टन कोल को डील कर रही है, जबकि कुछ जो पंजाब के अंदर है, केपीके के अंदर है, और कुछ बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन में कश्मीर के अंदर बेटा तो उसको डील कर रही होती है डायरेक्टोरेट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब एंड बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में बेटा पाया जा रहा है, इसका नाम मैं भूल गया, तो ये बेटा इनको डील कर रही होती हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो जितना कोल पाया जाता है वो मेजोरिटी तौर पर ये दोनों बेटा सिंध कोल अथॉरिटी और डायरेक्टोरेट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब एंड बलूचिस्तान ये कोशिश कर रही हैं इस कोल को क्या किया जाए बेटा, पावर जनरेशन में बिजली का रिश्ते बनाया जाए। जैसे पाकिस्तान में कोल बाज दफा बिजली बनाने के लिए वो बाहर से अफ्रीका वाली साइड से मंगवाया जाता है, तो बेशक हमारे पास कोल गंदी क्वालिटी का है, इतनी गंदी क्वालिटी का बिटुमिनस कोल है, तो कम से कम उसको तो हम यूज कर सकते हैं। तो अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है कि इसी कोल से बेटा क्या पावर जनरेशन चलाई जाए, इसी कोल, मसलन ये साहिवाल के अंदर बेटा जो कोल पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है इसमें थरपारकर ही से कोल आ रहा है, यानी कि अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसी पर तवज्जो दे रही है। तो अब उसके बाद पावर जनरेशन में यूज करें, और इस वक्त जो पाकिस्तान में से कोल निकल रहा है 80% उस कोल को कहां पर यूज किया, ब्रिक्स में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, और बाकी जो कोल है उसको डोमेस्टिक पर्पस घरों के लिए यूज किया जाता है। तो ये बेटा हमारा टोटल का टोटल क्या था, कोल और उसकी फॉर्मेशन मैंने बेटा आपको एक्सप्लेन कर दी, और उसको पूरा प्रोसेस, और उसमें से हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, और टोटल कोल रिजर्वायर कितने हैं पाकिस्तान के अंदर। अब हम बेटा दूसरी चीज डिस्कस करते हैं, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी बिल्कुल ऐसे ही बनी है, जब हमारे पास बेटा ऐसे ही समंदर के अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे धंसते गए, उनकी डीकंपोजिशन से जो गैस बनी वो अर्थ क्रस्ट के नीचे ही इंट्रैप हो गई। ये अर्थ क्रस्ट है, इसके ऊपर मट्टी है, वो अर्थ क्रस्ट के नीचे इंट्रैप हो गई, तो वो क्या है, नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस क्या है, इसको बाहर यहाँ से बाहर निकालना भी आसान है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट कह दिया, बाहर के साइंटिस्ट बेटा ये कोशिश कर रहे हैं, गैस को निकालना आसान है, तो जहां जहां पर कोल पाया जा रहा है तो वो कोशिश कर रहे हैं कोल को गैस बना दिया जाए, ताकि उस गैस को यहां से इजीली निकाला जाए, क्योंकि कोल को निकालने के लिए पूरे का पूरा माइन बेटा खोदनी पड़ती है, तो इस वजह से उसको गैस में चेंज करने की बेटा कोशिश कर रहे हैं। तो अब उसके बाद बेटा हम यही नेचुरल गैस पढ़ने वाले हैं। तो नेचुरल गैस कैसे बनी है, नेचुरल गैस, यस, ये नेचुरल गैस है क्या बेटा, जो उस जानदार की बॉडी के गलने सड़ने से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जो हमारे पास गैसेस थी, उसमें से वो गैसेस निकलकर इधर ऊपर इकट्ठी हो गई, अर्थ क्रस्ट के नीचे इंट्रैप हो गई, वही नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस क्या है, लो बॉइलिंग गैसियस मिक्सचर, ये लो बॉइलिंग गैसियस मिक्सचर है, फार्म्ड बाय द डीकंपोजिशन, किससे बना, जैसे कोल बना है बिल्कुल वैसे ही बना, फार्म्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डीकंपोजिशन से बना, और क्या, वो इंट्रैप्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट के नीचे ये फंस गई है, इसको हम नेचुरल गैस बेटा बोलते हैं। तो नेचुरल गैस क्या है, यही डेफिनेशन इधर मैंने लिखी है, लो बॉइलिंग गैसियस मिक्सचर। लो बॉइलिंग गैसियस मिक्सचर में कई तरह की गैसेस होती है, मैं बताता हूं आपको, विच इज फार्म्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी एंड इंट्रैप्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट के नीचे इंट्रैप हो गई। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस है। अब नेचुरल गैस जो पाकिस्तान में से सुई के काम से निकल रही है, वो मेजोरिटी तौर पर बेटा क्या है, उसमें 80%, ये जहां से भी निकल रही है 80% उसमें मीथेन होती है, इथेन होती है, प्रोपेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, H2S होती है, हीलियम वगैरह, और बेशुमार उसमें स्मॉल कंसंट्रेशन के अंदर गैसेस होती है, 80% उसमें मीथेन गैस होती है। तो आगे उसके बाद है, ये नेचुरल गैस को हम यूज कहां पर करते हैं, नेचुरल गैस ये पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा नेचुरल गैस यानी कि फॉसिल फ्यूल्स में, इस सारे को हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, ये मैं पहले बताना भूल गया, सारे को फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। क्यों फॉसिल बोलते हैं, जानदारों की बाकियात और उससे ये जलने वाली चीज फ्यूल बनी, तो इस वजह से हम इसको फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। तो पाकिस्तान के लिए बेटा बहुत ज्यादा एक खजाना है। तो ये कहां पर यूज की जाती है, इसको सबसे ज्यादा पावर जनरेशन, बिजली घरों में यूज किया जाता है, पावर जनरेट करने के लिए इंडस्ट्री में इसको पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पस घरों में लोग यूज करते हैं सीएनजी के लिए। सीएनजी क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या, तो जो गाड़ियों में यूज की जाती है, इसी नेचुरल गैस मीथेन ही को क्या हुआ, किया हुआ था, कंप्रेस किया हुआ होता है। और
LNG होती है बेटा, LNG में बेटा क्या होता है, जैसे हमारे पास सिलेंडर वाली गैस है तो सिलेंडर वाली अच्छा CNG में मेजोरिटी तौर पर मीथेन और इथेन होती है, और सिलेंडर वाली गैस के अंदर बेटा क्या होता है, मेजोरिटी तौर पर प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। तो इसी वजह से वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ये बेटा हमारे पास थी नेचुरल गैस, और नेचुरल गैसेस के क्या थे, सोर्सेज थे। अब हम बेटा उसके बाद तीसरे नंबर पर डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेटा क्या होता है, पेट्रोलियम, ये बेटा पेट्रोलियम है, ये लिक्विड, ये लिक्विड। अब बेटा देखें ये बना कैसे, ये भी क्या बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डीकंपोजिशन से बना, अर्थ क्रस्ट के नीचे डीकंपोजिशन से बना। और जब हम इसको निकाल रहे होते हैं ना, तो इसमें ये क्या होता है, ये हमारे पास जब निकल रहा होता है तो ब्लैकिश कलर थिक फॉसल फ्यूल, ये ब्लैक कलर का थिक कलर में ये बाहर निकलता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्रूड ऑयल को जब प्योर कर लें तो क्या बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है। तो क्या होता है बेटा, ब्लैकिश कलर थिक फॉसल फ्यूल, ये ब्लैक कलर का गाढ़ा फॉसल फ्यूल व्हेन एक्सट्रैक्टेड, जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी सेडिमेंट्री रॉक। अच्छा बेटा देखें, ये फॉसल फ्यूल बाज दफा तो वो जानदार के गलने सड़ने से लिक्विड बना, वो भी हमारे पास ये पेट्रोलियम हो जाएगा। बाज दफा ऐसे होता है कि जो कोल होता है ना, ये भी हीट की बेस पर गलता सड़ता रहता है, तो सेडिमेंट्री रॉक के अंदर भी ये बनता है, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर भी उसके गलने सड़ने से पेट्रोल बनता रहता है। तो ये क्या बनेगा, ब्लैकिश कलर थिक फॉसल फ्यूल, ब्लैक कलर का थिक फॉसल फ्यूल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। जब इसको हम इन रॉक से बाहर निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, दैट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, इसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल को जब प्योर कर लेंगे, व्हेन क्रूड ऑयल इज इन प्योरीफाई, जब क्रूड ऑयल प्योरीफाई करेंगे तो ये बेटा क्या होगा, इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम, ये बेटा क्या होगा, पेट्रोलियम। अब हम पेट्रोलियम को पढ़ क्यों रहे हैं, हम पेट्रोलियम को पढ़ रहे हैं, हमने उससे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालने हैं। जब डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालने तो बेटा देखें, अब हम पेट्रोलियम लिक्विड है तो मैं क्या करूंगा, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगा, इसकी करूंगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर फ्रैक्शन का मतलब होता है इस पेट्रोल के पार्ट्स, फ्रैक्शन पार्ट्स को बोलते हैं, डिस्टिलेशन इसके पार्ट्स को मैं, डिस्टिल का मतलब होता है उबालना, उबाल कर डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट पर अलग कर लूंगा। मसलन ये बेटा मेरे पास इसका टावर है, इस टावर में बेटा मैं यहाँ पर नीचे रख लूंगा ये पेट्रोल, क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल में बेटा क्या करूंगा, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है X, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है Y, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है Z। अब ये जो X ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 20 डिग्री, और जो Y है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री, और जो Z है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। तो जैसे ही बेटा मैं इसको गर्म करूंगा, तो गर्म करने से जैसे 20 डिग्री टेम्परेचर होगा तो सारा X बॉयल होकर अलग हो जाएगा, उसको मैं अलग कर लूंगा। जब टेम्परेचर 50 डिग्री करूंगा तो जो Y होगा वो सारा कंपोनेंट उड़ना शुरू कर देगा, उसको मैं उस वक्त अलग कर लूंगा। जब टेम्परेचर में 100 डिग्री करूंगा तो जितना Z कंपोनेंट होगा वो अलग कर लेगा। और वो बेटा हम इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं, तो ग्राफ के अंदर बेटा जब हम इसको इसके फ्रैक्शन अलग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट कंपोजिशन बेटा बनती हैं, जो आप यहाँ पर ग्राफ के अंदर देख भी रहे हैं।